सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग जैसा कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में थर्मल इवेपोरेशन मेथड देखा डिटेल्स में। नेक्स्ट जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में पीवीडी के अंदर आता है वो है स्पटरिंग। हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो समथिंग ओके। तो हम लोग अपने सिलेबस में अभी क्या है, जैसा मैं देख रहा था आप लोग लास्ट क्लासेस की कुछ चीजें भूल गए थे। तो हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है, स्कोप क्या है इस फील्ड का, क्लीन रूम प्रैक्टिसेस, सबस्ट्रेट प्री प्रोसेसिंग, कैसे सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट एक्चुअली बनता कैसे है या कैसे क्लीन होता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में बाद में भी कवर करेंगे, ठीक है। क्लीनिंग एंड डीग्रीजिंग हम लोग देखे हैं। फिर हम लोग देखे कैसे डोपिंग होता है, कैसे फॉस्फोरस बोरन ये सब डोप किया जाता है सिलिकॉन के केस में या डिफरेंट केसेस में। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ग्रोथ कैसा होता है, डील ग्रुप मॉडल आप लोग को पढ़ने बोला था मैंने। फिर हम लोग ने सीवीडी पढ़ा, केमिकल वेपर डिपोजिशन, और अभी हम लोग फिजिकल वेपर डिपोजिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिथोग्राफी में जाएंगे, जिसमें जो एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी माइक्रो फैब्रिकेशन में और नैनो फैब्रिकेशन के, ठीक है। तो अभी हम लोग पीवीडी के आप लोग को सबको सुनाई दे रही है, समझ आ रहा है? यस सर। ओके फाइन। सो हम लोगों ने देखा कि पीवीडी के कुछ टाइप्स होते हैं, जो जनरल दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स जो यूज होते हैं जनरली, दोज आर थर्मल इवेपोरेशन एंड स्पटरिंग, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में थर्मल इवेपोरेशन पढ़ा, आज हम लोग स्पटरिंग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आयन प्लेटिंग एंड क्लस्टर डिपोजिशन, लेजर एब्लेशन एंड एरोसोल डिपोजिशन, ये सब के यूज होते हैं। मैंने एक टेबल बना के दिखाया था। तो स्पटरिंग के केस में जनरली क्या क्या डिपॉजिट हो सकते हैं, ये कुछ कुछ मेरे लैब के सैंपल्स मैंने रखे हैं दिखाने के लिए। तो इसमें स्पटरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो थर्मल इवेपोरेशन के साथ दिक्कत क्या होता है कि उसमें हम लोग मोस्टली मेटल बहुत इजीली डिपॉजिट कर पाते हैं, बट कंपाउंड्स इज ए डिफिकल्ट थिंग। दूसरी चीज क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर्स को इवेपोरेट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग स्पटरिंग पे जाते हैं। तो इसमें दोनों चीज किया जा सकता है। इसमें आप मेटल भी डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे इस केस में देखिए पीटी। आप कंपाउंड्स भी, ये जेडएनओ इज ए सेमीकंडक्टर एक्चुअली, तो सेमीकंडक्टर्स भी डिपॉजिट कर सकते हैं। कॉपर इज अगेन ए मेटल, टेंटलम ऑक्साइड डाइलेक्ट्रिक है, टाइटेनियम ऑक्साइड इज ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हाँ, आप इसमें मिक्स ऑफ ऑल दिस डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने, आपको लग रहा होगा गोल गोल ही क्यों लिया है, क्योंकि जो स्पटरिंग होता है उसका मोस्टली टारगेट इस तरह का ही होता है। टारगेट मतलब क्या है, ये मटेरियल है जिस पे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, आगे देखेंगे हम लोग कैसे होता है वो, हिट करेगा और इससे मटेरियल निकाल के ले जाएगा। ये सभी इस पे आपको सब पे निशान दिख रहे होंगे, ये कुछ मटेरियल्स यूज हो गए हैं उनके निशान है। ये पीटी, इसमें जेडेनो में देखिए आप, ये बीच के एरिया से काफी चीजें निकाली गई है, इसलिए है। कॉपर, ये लिस्ट यूज्ड कॉपर बहुत कम यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको टाइटेनियम ऑक्साइड दिखेगा, रिंग्स बन गए हैं अलग अलग डिपोजिशन, मतलब इससे निकलने के। ये डिपोजिशन नहीं है, ये सबस्ट्रेट है, जिस नॉट सबस्ट्रेट सॉरी, ये टारगेट है जिसमें से मटेरियल्स निकाला जा रहा है, ठीक है। तो स्पटरिंग का बेसिक समझ लेना कि पहले आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए जो मटेरियल आपको अपने फिल्म पे, अपने डिवाइस पे डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है पीवीडी का, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा है। वैक्यूम इवेपोरेशन या थर्मल इवेपोरेशन से बेटर एडेशन होता है, बेहतर चिपकता है, निकलता नहीं है। कंपाउंड्स भी कोट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये स्लो होता है और बहुत कंट्रोल करना होता है, इसे बहुत हाई वैक्यूम में ले जाना होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जनरली पीवीडी मेथड्स को
जैसे मैंने बताया कि दो भाग में बांटा जाता है, स्पटरिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ उल्टा लिखा है। तो अच्छा हाँ, पीवीटी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पटरिंग एंड इवेपोरेशन। स्पटरिंग के फिर डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि डीसी स्पटरिंग जिसमें डीसी सोर्स यूज होगा, जैसे ये आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इट इज हैविंग बोथ डीसी और आरएफ दोनों है इसमें। आरएफ आप लोग को पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ना, आप लोग बताइएगा आरएफ क्या होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी, राइट। तो आरएफ से ये कैसे डिपोजिशन होगा, कुछ आइडिया है क्या हो सकता है? आरएफ मैचिंग नेटवर्क पढ़ा है आप लोगों ने किसी ने? नो सर। नहीं, मैचिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं ना, सर टेलीकम्युनिकेशन अभी आपने हुआ नहीं है ये वाला, ये सब्जेक्ट अभी हुआ नहीं है। सेकेंड ईयर में होता है ना टेलीकम्युनिकेशन। नो सर। अच्छा, आपका टेलीकम्युनिकेशन कब है, कौन से सर सेवन्थ ईयर में, में? सेवन्थ में है शायद, सेवन्थ सेम में। सेवेंथ सेम में है। तो ईएम थ्योरी ये सब कब है? वो भी नहीं है सर अभी तक। ईएम थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हो चुका है सर। ओके, तो ईएम थ्योरी फिर ये जो आपको जैसे बीपीएस के, क्यूपीएस के, क्यूएम, ये सब पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, वो सब नहीं पढ़े हैं आप लोग? पल्स सर मॉड्यूलेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं सिस्टम है? में हम लोग, नो सर, दो पार्ट में है, डिजिटल और एनालॉग। तो एनालॉग हुआ है, डिजिटल नहीं हुआ है अभी, वो सिक्स में है। ओके, तो एएम एफएम ये सब पढ़े होंगे अभी तक आप लोग। यस सर। यस सर। ओके, गुड। ठीक है, तो कोई नहीं, तो जब आप आगे पढ़ेंगे आरएफ मैचिंग नेटवर्क्स, ठीक है, मैं यहाँ डिटेल्स में ले जाऊंगा, थ्योरी आप बेटर पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग जो मैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आरएफ मैचिंग नेटवर्क्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे एक ये होता है ना, दोनों का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा है आप लोगों ने? तन्या बताइएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा है आप लोगों ने? सर आप ये जो बोल रहे हैं ये सब टीवी इंजीनियर, टेलीविजन इंजीनियरिंग का सर पार्ट है, तो टेलीविजन ही नहीं पढ़े अभी तक। अच्छा, अभी नहीं पढ़े हैं आप लोग? नो सर, टीवी इंजीनियरिंग अभी तक हुआ है। अच्छा, तो आप तो थर्ड ईयर में है ना आप लोग? तो सर इस बार फिफ्थ सेम स्टार्ट हुआ है सर। ओके, नहीं ये जनरली हम लोग तो अपने मतलब प्री इंजीनियरिंग में पढ़े थे एक तरह से, मतलब 11th 12th में पढ़े थे, इसलिए पूछा मैंने कि हमारा मतलब बीटेक स्टार्ट होने से पहले ये सब कवर हुआ था। अब पता नहीं ना, मुझे अभी लगता है कि अभी आप लोग काफी एडवांस चीजें पढ़ते होंगे, दैट्स वाई। ठीक है, तो जनरली रेडियो फ्रीक्वेंसी मैचिंग नेटवर्क, जो इम्पीडेंस मैचिंग, ये तो क्लास 12th के फिजिक्स में भी है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे बेस्ट ट्रांसफर होता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर बेस्ट होता है। ठीक है, तो आरएफ मैचिंग इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग मैच करते हैं कि दोनों मतलब रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के बीच सेम सेम इम्पिडेंस हो, मैच हो जाए, तो वहाँ प्लाज्मा जनरेट करने के लिए होता है। तो सिंपली ये समझ लीजिए, इट इज ए सोर्स ऑफ पावर। किस स्पटरिंग के केस में हम लोग डीसी भी यूज कर सकते हैं। डीसी इज मोस्टली यूज फॉर मेटल्स, जहाँ मेटल बेस्ड स्पटरिंग है, मतलब जहाँ मेटल्स यूज हो रहे हैं, ये थोड़ा और स्लो होता है। ठीक है, वही आरएफ, क्योंकि आगे हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो पता चलेगा कि हम लोग को एक्चुअली एनोड और कैथोड बनाना होता है इसको, तो वो तो पॉसिबल नहीं है अगर वो सबस्ट्रेट इंसुलेटर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, तो हम लोग आरएफ स्पटरिंग यूज करते हैं। किसी किसी केस में पल्स डीसी भी यूज होता है, पल्स सिंपल गोइंग अप डाउन, ये तो जानते होंगे आप लोग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा तो पढ़े होंगे ना कि पल्स, आगे आप लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में और ये सब में, पीडब्ल्यूएम, ये सब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इससे पावर कंट्रोल किया जाता है, कितना विड्थ होगा, मतलब ड्यूटी साइकिल, ये सब पढ़ेंगे।
हाँ हर्ष बताइए। यस सर, पीएम पीडब्ल्यूएम पीपीएम ये सब पढ़े थे। ठीक ठीक, तो ठीक है, तो सिंपली ये चीज है कि आप लोग जो पढ़े हैं ना ये वही चीजें हैं, बस क्या है इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। ये जो सिस्टम है ये हम लोग के लैब का एक सिस्टम है, स्पटरिंग सिस्टम, इसे कस्टम मेड, ठीक है, हम लोग ने मतलब सीनियर्स ने हमारे खुद डिजाइन किया है कि ये चीजें ऐसी बनेगी बोल के, ठीक है। दूसरा क्या होता है मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग, जहाँ हैवी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी स्पटरिंग किया जाता है। जनरली मैग्नेट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूव टू इन ए वेरी लॉन्ग पाथ और उससे एनर्जी जनरेट करके यूज करते हैं। वही इवापोरेशन के केस में जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इट कैन बी ई बीम, जहाँ हम लोग ने एक तो देखा थर्मल रेजिस्टिव हीटिंग, जहाँ पे आप करंट ज्यादा दे रहे हैं, रेजिस्टेंस के चलते हीट हो रहा है, इट इज वर्किंग लाइक ए हीटर। दूसरा एक ऑप्शन होता है ई बीम, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम आप वहाँ फोकस करते हैं, उसके चलते वो इतना गर्म हो जाता है कि इवेपोरेट होता है। थर्ड इज जो मैंने बताया कि पल्स लेजर डिपोजिशन। पल्स लेजर डिपोजिशन क्या है कि लेजर के पल्सेस से उसको गर्म करते हैं, तो इन दैट सेंस पल्स लेजर डिपोजिशन आल्सो कम्स अंडर इवेपोरेशन, ठीक है। तो मोस्टली जो मैं इसके पहले आपको ये सिस्टम्स बता रहा था ना, आयन प्लेटिंग, क्लस्टर डिपोजिशन, लेजर एब्लेशन, ये भी हम लोग स्पटरिंग और इवेपोरेशन के बीच डिवाइड कर सकते हैं। तो मोस्टली पीवीडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, आइदर स्पटरिंग और इवेपोरेशन। स्पटरिंग जिसमें कि लो लो टेम्परेचर प्रोसेस है मोस्टली, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ ये काम कैसे करता है। तो सबस्ट्रेट मतलब ये वो चीज हो गया जहां हमारा टारगेट है, जिसमें हम लोग को डिपॉजिट करना है, ठीक है। ठीक है, इसमें गैस जो है, गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। अभी यहाँ देखिए आपको एक चीज दिख रहा है, आर्गन एटम्स। यहाँ आर्गन गैस यूज होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्गन गैस क्यों यूज होता है, ठीक है। थ्रोटल वेल्व होता है, मतलब जिसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादा फ्लो करना है, कम फ्लो करना है। पंप, पंप तो हम लोग पढ़े हैं, वैक्यूम पंप्स कई बार जिक्र हुआ है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, सॉरी, यहाँ हाई वोल्टेज पॉजिटिव लगा दिया गया, यहाँ हाई वोल्टेज नेगेटिव लगा दिया गया, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के चलते क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। लेकिन आर्गन एटम्स हैं, वो क्या होंगे, आर्गन एटम्स हम लोग यहाँ पर्पसफुली आर्गन एटम्स फ्लो कराते हैं। और आर्गन का फ्लो कराने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आर्गन, आप अगर नोबल मेटल्स के केस में देखेंगे, नोबल गैसेज के केस में, तो क्या क्या है बता सकता है कोई मुझे? नोबल नोबल मेटल्स नहीं, सॉरी, नोबल गैसेस कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? सर हीलियम नियॉन आर्गन। चलिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन, आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन। क्रिप्टन, जेनन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दो चीजें हैं कंसीडर करने के लिए। हीलियम और नियन लाइट वेट मॉलिक्यूल्स हैं, कंपेयर टू हम लोग जितने भी जैसे कॉपर यूज कर रहे हैं या ये सब यूज कर रहे हैं, इसके कंपेरिजन में लाइट वेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जनरली क्या होगा, अगर आप ये देखेंगे, आप लोग कॉलिजन जानते हैं, अगर बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल टकराया तो क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल को कोई असर नहीं होना है। और हमें क्या करना है, टारगेट पर से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो हमें ऐसा मतलब एटलीस्ट इतना ऐसा पत्थर तो चाहिए ना जो उसको इफेक्ट करे। आर्गन का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर नोबल गैसेस, और हमें ऐसा गैस चाहिए जो कि इस चीज में कोई रिएक्शन नहीं करे, कुछ डिस्टरबेंस नहीं करे, ठीक है। दैट इज वाई आर्गन इज प्रिफर्ड, और आर्गन अवेलेबल है। क्रिप्टन एंड जेनन आर नॉट दैट इजिली अवेलेबल, ठीक है। आर्गन खुद भी महंगा होता है, बट कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड दिस थिंग्स, ठीक है। तो क्या होता है इसके वजह से, जब एटम्स यहाँ घुसते हैं तो क्योंकि यहाँ बहुत हाई वोल्टेज होता है, बहुत ही हाई फील्ड होता है,
तो क्या होगा, ये आयोनाइज होने लगता है, प्लाज्मा क्रिएट होता है, जो फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर बोलते हैं ना हम लोग। जनरली हम लोग जब मैटर की बात करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट। तो उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपका ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये अपना न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ऐसे सारे एटम्स होते हैं, हाँ सारे मॉलिक्यूल से एटम्स हुए। बट प्लाज्मा के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अलग मूव कर रहे होते हैं और आपका न्यूक्लियस विथ इट्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग मूव कर रहा होता है। यहाँ आयोनिक फॉर्म में होते हैं, जैसे आर्गन पॉजिटिव फॉर्म में। तो आप सोचिए एक नोवेल गैस को आयोनाइज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगता होगा, ठीक है। तो उस एनर्जी लेवल पे क्या होता है, ये आयंस बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या होते हैं, निगेटिव की तरफ तेजी से मूव करेंगे। इसके चलते क्या होगा, यहाँ ये इसके एटम्स को किक आउट करेंगे और ये एटम्स क्या होंगे, ड्यू टू दिस फील्ड बहुत कम डिस्टेंस होता है, जनरली 2-3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम इसके बीच का, ये आपके टारगेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये स्पटरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसको सबसे पहला चीज क्या होता है, बिफोर स्टार्टिंग दिस गैस एंड ऑल थिंग, इसके पहले बहुत ही हाई वैक्यूम में जाना होता है, जनरली 10⁻⁻7 टोर या मिली बार आप बोल सकते हैं, जो काफी लो प्रेशर हुआ। मतलब आप समझ लीजिए उसमें एक भी एटम्स नहीं होंगे आपके, मतलब एक भी कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, इतना क्लीन एनवायरनमेंट होगा। उसके बाद फिर इस गैस को डाला जाता है और ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरली ये 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻3 मिली बार के रेंज में मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस प्रेशर बोला जाए तो दिस इज द प्रोसेस प्रेशर। और अगर ये बोला जाए कि इसके लिए बेस प्रेशर क्या चाहिए होता है, तो जनरली 10⁻⁻6, मतलब जनरली 3 × 10⁻�6, इससे और हाइयर, तो मतलब 10⁻�7 तक हाइयर। मतलब प्रेशर के केस में लो जाएंगे तो वैक्यूम अच्छा हाइयर होगा, ठीक है। जनरली 5 इस रेंज में जाते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को? कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। हाँ, मैं और भी पूछता हूँ। भार्गव समझ आया आपको? यस सर। ठीक है, ओके गुड। तो अभी देखते हैं एक्चुअली कैसा होता है। जस्ट हाँ, तो ये एक अंदर के चैम्बर का फोटो है, ठीक है। इसमें आपको जो दिख रहा है ना, ये दीज आर टारगेट्स, सॉरी दिस हाँ दीज आर टारगेट्स, और दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे, हम लोग के केस में डिफरेंट है, इस केस में डिफरेंट है, ठीक है। इस केस में टारगेट ऊपर लगे हुए हैं और जो वेफर होता है या सबस्ट्रेट होता है वो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। जनरली जब आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जाएंगे तो पूरा गोल वेफर, जैसा मैंने आपको फोटोज में दिखाया था स्टार्टिंग में, वो पूरे वेफर यूज होते हैं, ठीक है। अक्सर वही यूज होते हैं। बट व्हेन यू कम टू रिसर्च लेवल और अदर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस, यू कैन इवन यूज पीसेस, स्मॉल पीसेस भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आर्गन प्लाज्मा है, ठीक है। यहाँ आर्गन का प्लाज्मा क्रिएट हो रहा है। बहुत खूबसूरत लगता है जब ये प्लाज्मा क्रिएट होता है ना, एकदम कलरफुल, कलर मूव होता हुआ दिखता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट गैसेज आप
अगर डालते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मा बनते हैं। इस केस में तो हम लोग को आर्गन प्लाज्मा ही बनाना होता है। तो अगर स्पटरिंग की कभी भी बात करेंगे, इवन अगर आप कहीं बोलते हैं कि हाँ मैं स्पटरिंग के बारे में जानता हूँ, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, क्यों आर्गन यूज होता है। ठीक है, जो मैंने बताया इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ेंगे, मैं इसको असाइनमेंट में भी दूंगा और आप लोग असाइनमेंट्स कर लीजिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स मैं दे दूंगा, एज वेल एज एक एक क्विज काइंड ऑफ रखेंगे थोड़ा। ये चैप्टर 2 खत्म होता है तो उसके बाद एक शॉर्ट क्विज रखेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, एग्रीड? ओके, ठीक है। तो पहला चीज कि हम लोग, जब मैंने बताया प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग वैक्यूम बनाते हैं, बहुत हाई वैक्यूम। क्यों बनाते हैं? फॉर लॉन्गर मीन फ्री पाथ। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ताकि जो ये स्पटर हो रहे हैं ये जहां तहां नहीं रुक जाए, आपस में टकरा के वापस नहीं आ जाए, इनको पूरा मूवमेंट के लिए जगह मिले। ठीक है, दूसरी चीज है कि जब हम लोग छोटे स्केल में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां थर्मल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, जैसे अल्ट्रा लार्ज स्केल या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे जब हम लोग जाते हैं, यूएलएसआई वीएलएसआई, तो वहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर कैन बी ए प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ छोटे चीज बन रहे हैं, वो आपस में मर्ज हो सकते हैं एनीथिंग। तो दैट्स वाई वहाँ हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्पटरिंग की तरफ मूव करते हैं। तो जो डिपोजिशंस जनरली उससे हो रहे, थर्मल से भी हो सकते हैं, वो भी हम लोग स्पटरिंग पे मूव करते हैं। एक तो इसका एडवांटेज ये है कि बेटर एडेशन होता है, दूसरा बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें टेम्परेचर का टेंशन नहीं होता है, टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, और दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है थर्मल के केस में, कि अगर आप जैसे कुछ है जो कि इजिली इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है जहाँ थर्मल थर्मल इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो उसमें 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक यूज किया जाता है, विच इज टू मच। ठीक है, तो उससे बेटर यहाँ यूज हो जाता है, उससे बेटर स्पटरिंग होता है। और तीसरा क्या है कि इसको और आसान बनाने के लिए मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। जो इसके टारगेट्स है ना दोनों, इसमें भी यहाँ टारगेट लगाओ, इसके पीछे मैग्नेट्स यूज होते हैं, काफी ज्यादा एक पूरा मैग्नेटिक एरे यूज होता है। इससे क्या होता है, इससे वो फोकस्ड होता है, जो आपके आयनिक फील्ड है, जो आयंस आ रहे हैं वो काफी फोकस्ड हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका प्लाज्मा जनरेट हो रहा है, आप लोग को ये दिख रहा है, कलर्स इसके क्लियर दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, ये टारगेट के अराउंड अचानक से देखिए ऐसे, ये इस रीजन में काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ मैग्नेट्स लगे होते हैं, बीच में नहीं लगा होता है जनरली, एक छोटे छोटे पूरे एरे ऑफ मैग्नेट्स लगे होते हैं। इसलिए जनरली दोनों तीनों टारगेट के अराउंड आप देखेंगे दैट विल बी टू हाई। ठीक है, दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ मैंने लिखा नहीं है कि यहाँ आप एक साथ दो चीजों को स्पटर कर सकते हैं, वहां एक टाइम पे एक ही चीज हो रहा है। ठीक है, थर्मल के केस में क्या हो रहा है, एक टाइम आप जैसे गोल्ड डिपॉजिट कर रहे हैं, सिल्वर डिपॉजिट, आप लेयर्स डिपॉजिट कर सकते हैं, बट इन दिस केस यू कैन इवन को स्पटर, दो टारगेट्स, डिफरेंट टारगेट्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, दोनों को एक साथ भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज होता है, बट दैट इज समथिंग दैट इज नॉट यूजुअली प्रेफर्ड इन दिस केस। उसके लिए जनरली लेजर एब्लेशन यूज किया जाता है। ठीक है, बट दिस इज पॉसिबल और करते हैं लोग, हम लोग भी कई बार करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फीचर्स ऑफ स्पटरिंग ये हो गया कि प्लाज्मा इज द सोर्स ऑफ आयन। प्लाज्मा कौन सा प्लाज्मा? आर्गन प्लाज्मा। क्यों ऐसा हो रहा है? आर्गन प्लाज्मा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा टारगेट होता है उसको हम लोग ग्राउंड कर के रखते हैं, बाद में निगेटिव कर देते हैं। और तीसरी चीज है कि कितना ज्यादा डिपोजिशन होगा, ये डिपेंड करता है कितना
इंसिडेंट आयन एनर्जी है, दैट विल डिपेंड ऑन कितना डीसी या आरएफ अप्लाई हो रहा है। टारगेट कितना क्रिस्टलाइन है इस पे भी डिपेंड करता है। इनफैक्ट आपका टारगेट जो सबस्ट्रेट है उसके क्या रफनेस है, वो कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जनरली इसीलिए क्या किया जाता है, फेस टू फेस रखने की कोशिश किया जाता है। किसी किसी केस में कुछ अलग एंगल्स भी होते हैं, जैसे हम लोग के केस में आई थिंक 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 45-60 अलग अलग एंगल्स भी होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस जैसा, बट जनरली कोशिश किया जाता है फेस टू फेस हो तो आराम से स्पटर होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि बाकी चीजें भी नॉर्मली हो, ठीक है। कौन सा टारगेट एटम है, जितना मास कितना है, अगर आर्गन से भारी हो गया तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टारगेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सरफेस सरफेस जो क्या बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री पढ़े है ना, ये तो 11-12 में होता है। सरफेस केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा है ना कि सरफेस पे ऑलरेडी कुछ एटम्स आपके क्या बोलते अनस्टेबल होते हैं, मतलब दे हैव अवेलेबल बॉन्डिंग साइट्स एंड ऑल। कितना है और उसको बॉन्ड करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका कैसा ये होगा, ठीक है। आप ये सब दीज आर मोस्टली फैक्चुअल डेटा, ठीक है, ये आप जस्ट रख सकते हैं, इट्स फाइन, ठीक है। और हाँ, ये आप ये कर सकते हैं कि किस किस एनर्जी लेवल पे क्या होता है, ठीक है। जब एनर्जी लेवल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो एडजॉर्प्शन होता है या फिर सरफेस डैमेज हो जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज बिटवीन 10 to 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्पटरिंग होता है। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो आयन इम्प्लांटेशन होता है। तो उस केस में क्या होगा, आयन वहां से निकालेगा नहीं, आयन उसी के अंदर घुस जाएगा, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है डोपिंग के केस में, ठीक है। कम एनर्जी, यहाँ उल्टा, यहाँ लेस देन, ठीक है। कम एनर्जी तो क्या होगा, ये उल्टा हो गया कि जैसे आपका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा उतना वो सरफेस पे नहीं टिकेगा। बहुत कम एनर्जी होगा तो सरफेस पे पेनिट्रेट कर जाएगा, वो वहीं रह जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। एक मीडियम, तो ये भी ध्यान देना होता है 5 और 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रहेगा तभी स्पटरिंग होता है। तो बहुत हाई एनर्जी भी नहीं देना होता है, बहुत लो एनर्जी भी नहीं देना होता है, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना होता है इस प्रोसेस में। सर वहाँ पे हाँ पूजा, सर वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वहाँ पे 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सही तो है हाँ डायरेक्शन अच्छा, सेम हाँ ही सॉरी, है। हाँ, मैं वो इलेक्ट्रॉन और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ गुड 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 गुड, हाँ सही सही बोला आपने। तो लेस कम में भी डिफरेंट है, हाई में भी डिफरेंट है, लेकिन एक मीडियम हम लोग को वो एक रेंज में ही रखना है जहाँ की स्पटरिंग हो सकता है, ठीक है। हाँ सही सही पॉइंट किया पूजा आपने। मैं खुद एक्चुअली मैं 3-4 दिन पहले बनाया था और अभी मैंने ध्यान दिया तो गड़बड़ लग रहा था मुझे, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये कुछ मेरे लैब के सिस्टम्स हैं, ठीक है। आपको स्लाइड चेंज हुआ है? नो सर। नो सर। अच्छा अभी हुआ होगा, ठीक है। ये सिस्टम है हम लोग का, ठीक है। ये सेंट्रल पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ये दिख रहा है ये हम लोग का टर्बो मोलेकुलर पंप है। इसको रन करने के लिए एक और पंप दिया जाता है नीचे। तो एक तरह से क्या सिस्टम है कि पहले ये बड़े पंप को ऑन करते हैं हम लोग, बड़े पंप से एक -2 10⁻⁻² रेंज पे करते हैं और फिर ये करते हैं। ये लोड लॉक चैम्बर है, इसमें हम लोग सैंपल डालेंगे और इसके थ्रू पास करते हैं, डायरेक्ट अंदर नहीं डालते हैं, ठीक है, ताकि उसका वैक्यूम नहीं डिस्टर्ब हो, ठीक है। ये आपको हैंड दिख रहा है ना, इससे टारगेट को फिक्स करके और मूव किया जा सकता है। यहाँ ये जो ब्लू कलर्स दिख रहे हैं आगे आपको दिखाएंगे, ये अंदर है। दीज आर आवर टारगेट्स, वो दिख रहे हैं 2 गोल गोल,
दोज आर आवर टारगेट्स, ठीक है, और ऊपर सैंपल्स लगे हुए हैं, ठीक है। आगे जब डिपोजिशन हो रहा होगा मैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये आवाज पंप का है, ठीक है। आप लोग को वीडियो में आई थिंक उतना आवाज नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस मशीन को चलाने के लिए कितना, बस छोटा सा प्रोसेस है, 2-4 सेंटीमीटर के रेंज में होता है, और इस पूरे को चलाने के लिए कितना सेटअप है, कितनी चीजें लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक लोडिंग अनलोडिंग दिखाऊंगा कि कैसे, अगर जैसे इसमें कैसे लोड किया जाता है, ठीक है। ये सैंपल है, इन दिस केस क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग छोटे सैंपल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लोड लॉक चैम्बर में अभी इसको डी वैक्यूम किया हुआ है, ठीक है। इसमें वो मैंने जो रॉड दिखाया था उसको टाइट किया, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का सेल्फ मेड है, ठीक है। इसको किया, अब क्या करेंगे, पहले इस चैम्बर को भी वैक्यूम करेंगे, दूसरा चैम्बर ऑलरेडी वैक्यूम में है, इस छोटे से एरिया को फिर से वैक्यूम करेंगे। तो पंप ऑन करेंगे, वैक्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बोला था ना 1.33 मिली बार होता है, सॉरी नॉट, ठीक है। वैक्यूम करेंगे जब तक कि लगभग कंपेरेबल वैक्यूम नहीं आ जाए, एंड देन ये बीच का शटर हम लोग खोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी वैक्यूम दोनों का आ गया, तो ये बीच का शटर खोल रहे हैं, तो इससे दोनों कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए वैक्यूम चेंज होगा, ठीक है? और उसके बाद से वो रॉड का यूज करते हुए हम लोग उसको पुश करेंगे अंदर अंदर अपने टारगेट में। तो ये समझ लीजिए अंदर क्या होना है, कैसे होना है, कुछ भी हम लोग मैनुअली नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बाहर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। आपको दिखेगा, हाँ यहाँ दिखेगा आपको कि, सॉरी यहाँ लाइट है, जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ यहाँ आपको दिखा, उस टारगेट को अंदर पुश कर दिए, फिर उसको खोल के जस्ट रॉड को बाहर ले जाएंगे, टारगेट अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, और इसको फिर बंद कर दिया। अभी क्या है, अब मेन चैम्बर हमारा रह गया, लोड चैम्बर सेपरेट हो गया, उसको बंद किए। अभी देखेंगे आप लोग तो -2 रेंज में प्रेशर बन जाता है, बन गया। अब इसको, ये टर्बो मोलिकुलर पंप जो है, जो हाई वैक्यूम के लिए यूज होता है, इसको खोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रहे कि हाई वैक्यूम बनाने के लिए पहले बड़े पंप को, मतलब पहले नॉर्मल पंप से एक रेंज में लाया जाता है, उसके बाद फुल वैक्यूम किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अगेन ए गेट चैनल काइंड ऑफ, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आप लोग को? ये प्रोसेस समझ में आया कि क्या करते हैं एक्चुअली? हर्ष समझ आ रहा है या बोर हो रहे हैं? नो सर, समझ में आ रहा है, बैकग्राउंड बहुत नॉइज है सर। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज वो उसके चलते हैं, हाँ जस्ट मिनट, हाँ वो जो है ना, वो पंप पंप जो चल रहा है, मोटर एंड पंप, उसके चलते होता है, और ये कांस्टेंट नॉइज रहता है पूरे पूरे दिन, ठीक है। तो ये है जब डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ -6 -7 क्रिएट किया हम लोगों ने, उसके बाद क्या किया, फिर आर्गन फ्लो स्टार्ट किया। यहाँ ये प्लाज्मा है, आपको दिखाता हूँ, इसमें भी थोड़ा नॉइज आएगा, ठीक है। दिस इज आफ्टर जनरेटिंग द प्लाज्मा। अब क्या है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, जो हमारा टारगेट है उस एरिया में काफी लाइट होता है, इसलिए लाइट होता है
क्योंकि वहाँ मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो प्लाज्मा को वहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। हमें ये दिखेगा भी नहीं आँख से, ठीक है? लेकिन वहाँ बस कलर्स दिख रहे हैं और बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइलोमीटर से चेक करते हैं तो कितना थिक डिपॉजिट हुआ, और सबस्ट्रेट को भी मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज द प्रोसेस जनरली जो स्पटरिंग में किया जाता है। कुछ समझ आया, कुछ आइडिया हुआ आप लोग को, या कन्वेंशनल तरीका अच्छा, मतलब वीडियोस आर बेटर या फिर कन्वेंशनल तरीका जिसमें डायग्राम्स होते हैं वो बेटर है? क्या ज्यादा समझ आ रहा? शिवानी? सर हेलो? डायग्राम ही सही रहता है। डायग्राम सही रहता है ठीक है, मैं यस मोस्टली डायग्राम्स ट्राई करूंगा, ठीक है? ये हम लोग जो मतलब यूज करते हैं, मैं सोचा आप लोग देख सकते हैं इसलिए, ठीक है? कोई नहीं, डायग्राम सीख रहे तो अभी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पटरिंग? कुछ आपको डाउट, कुछ समझ नहीं आया हो, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। नहीं? और आपके स्टूडेंट्स कम क्यों होते जा रहे हैं?